नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये चर्चा उस समय करने जा रहे हैं जब आप संबंधित परीक्षा के प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर चुके होंगे और ये भी पता चल गया होगा कि आपका सेंटर कहाँ है और आप मानसिक रूप से उस परीक्षा को देने के लिए तैयारी कर रहे होंगे, अपना टिकट बुक कर लिए होंगे, जो तमाम चीज़ें होंगी, वो सब कर रहे होंगे। तो इसी बीच हमारे दिमाग में आया कि यदि आपकी तैयारी पूरी हो गई हो, तो परीक्षा हॉल का एक परिदृश्य आपके सामने रखना चाहिए और उस परीक्षा हॉल में किन-किन चीज़ों का विशेष रूप से ख्याल रखना है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। आमतौर पर व्यावहारिक अनुभव के आधार पर हम बोले तो तैयारी कभी पूरी नहीं होती। आप किसी फंक्शन को देख लीजिए, किसी कार्यक्रम को देख लीजिए या फिर कोई भी चीज़ जिसको लेकर उम्मीद रहती है, आशा रहती है, कहीं न कहीं उसमें कुछ कमियाँ, कुछ खामियाँ, कुछ लापरवाहियाँ हो जाती हैं। तो इसलिए ऐसे विद्यार्थी जो तैयारी की संपूर्णता में हैं, वो एकदम से निश्चिंत हो जाएँ कि तैयारी कभी पूरी नहीं होती। उसको पूरा करने का प्रयास किया जाता है और वो है समय प्रबंधन के हिसाब से और उस समय के प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से। तो जब आप परीक्षा हॉल में जाएँगे, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है समय प्रबंधन और फिर एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, उसको कैसे हैंडल करना है। एग्ज़ाम देने से पहले आपके पास प्रवेश पत्र तो होना ही चाहिए, साथ में विज्ञापन में लिखा है कि आपके पास ब्लैक बॉल पेन भी होना चाहिए। तो ये ज़रूर आप खरीद लीजिए, ठीक है? ऐसी पेन जो थोड़ा ओमार शीट रंगने में कम वक़्त ले, उसको आप ज़रूर खरीदें, ठीक? जैसे ही आपको पेपर मिलेगा तो पेपर फुल सेट में बँटा रहता है। किसी को ए मिलेगा, किसी को बी, किसी को सी और किसी को डी। पेपर 2 भागों में डिवाइड रहेगा। पार्ट ए में हो सकता है आपका जीएस रहे, पार्ट बी में हिंदी, ठीक है? आगे-पीछे भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर पहले जीएस का ही पोर्शन होता है। जब आप यूपीएलटी की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो जीएस के पेपर में कुल 30 प्रश्न होंगे और हिंदी के पेपर में कुल 120 प्रश्न होंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 150। तो 150 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे आपको जो कि अलग-अलग कोड में रहेंगे। हमने सैकड़ों इन्विजिलेशन किया हुआ है और उस अनुभव के आधार पर बता सकते हैं कि विद्यार्थी क्या-क्या गलती करते हैं। मान लीजिए आपने खूब बेहतरीन तैयारी की है, एकदम से आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए और गलती कर दिए कहाँ? गलती कर दिए ओमार शीट रंगने में। लगभग 20% विद्यार्थी, इससे अधिक ही हम कहें तो ओमार शीट गलत रंग देते हैं। जैसे रोल नंबर का बॉक्स बनाया गया है, तो उसमें पता चला कि एक ही बॉक्स में 2 गोले रंग आ गए हैं, ठीक है? अब विद्यार्थी इधर-उधर कहीं उसको मिटाने के लिए व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं, कहीं कोई ब्लेड लेकर बैठे रहते हैं, अलग-अलग तरीके के हथियार लेके बैठे रहते हैं और यहीं से होता है माइंड डाइवर्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको क्या ध्यान रखना है कि ओमार शीट को बहुत ही आराम से उसको रंगना है। ओमार शीट को बहुत ही आराम से रंगना है। अगर ओमार शीट आप अच्छे से रंग लेते हैं, तो मान लीजिए आपने 50% एग्ज़ाम को अच्छे से पूरा कर लिया है। ओमार शीट में रंगना क्या है? जैसे रोल नंबर ठीक से रंगना है, जो बुकलेट नंबर है उसको ठीक से रंगना है, बुकलेट जो सीरीज़ है उसको ठीक से रंगना है। आराम से ठीक से रंग लेना है। जैसे मैंने देखा है कि विद्यार्थी ओमार शीट पर कम ध्यान देते हैं। उनको लगता है कि बस पेपर मिल जाए और वो पेपर को एकदम से हल कर दें। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सबसे पहले ओमार शीट को बहुत ही आराम से भरना है। अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है? तो ये मानकर चलिए कि आपने मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त बना ली। हमने कई बार देखा है, 1-2 बार तो स्वयं से भी गलतियाँ हुई हैं। जैसे मैं एक बार शिमला का एग्ज़ाम देने गया था, उसमें ओमार शीट में थोड़ी-सी गड़बड़ी हो गई। मतलब मैं रंगने में थोड़ा-सा हल्का सा चलाया था। अब दिमाग में बार-बार आ रहा था कि ये कहीं गलत ना हो जाए। गलत होता है,
चूंकि ओमार शीट कोई व्यक्ति नहीं चेक करता है, वो मशीन होती है, उसमें डाला जाता है। और मशीन तो जानते हैं कि कितना संवेदनहीन चीज होती है। अब वो तुरंत बता देगी, अगर आपका ईरर है तो तुरंत बता देगी ईरर, आपकी ओमार शीट छट जाएगी इस टाइप से। तो क्यों आप गलती करेंगे? जब इतने महीनों से आपने बेहतरीन तैयारी की है तो फिर गलती क्यों करेंगे? तो इसको आप जरूर फोकस कीजिएगा, ठीक है? एग्जाम हॉल में आराम से इसको हल कीजिएगा। जरूर आपके हॉल में एक दो ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जो परेशान होते हुए मिलेंगे कि मैंने यहाँ गोला रख दिया, मैंने वहां गोला रख दिया, अब मैं क्या करूं? मेरी कॉपी चेक होगी कि नहीं होगी, मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं, पेपर मिला ही नहीं, और तमाम चीजें दिमाग में आने लगी। ये तो वही व्यवहारिक बात है। आपको ये भी पता है कि जिस एग्जाम में आप जा रहे हैं उसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 नंबर आपके कटेंगे। अगर आपने किसी प्रश्न का गलत उत्तर दिया तो 1/3 नंबर सही वाले में से कटेंगे, सही में से 1/3 नंबर कट जाएंगे। तो इसको भी आपको फोकस करना, ठीक है? आपको ये भी ध्यान रखना है कि मिनिमम कैटेगरी वाइज SC ST के लिए 35% और UR OBC EWS के लिए 40% अंक आपको लाने हैं मिनिमम। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ जितने विद्यार्थी हैं वो 50% से ऊपर ही नंबर लाएंगे। जैसे आप अपना टारगेट बना लेंगे कि मुझे 35% ही लाना है, तो हो सकता है कि आप पिछड़ जाए। ये एकदम से मिनिमम है। मान लीजिए कोई 30% ला दिया तो वो इस एग्जाम से बाहर है, ठीक है? यानी कि मेंस में उसकी कोई उम्मीद नहीं, इसलिए यहाँ पर रखा गया है, ठीक है? ये सब छांटने की प्रक्रिया है। अब कई विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या GS और हिंदी दोनों में 35-35% लाना है कि दोनों को मिलाकर लाना है? विज्ञापन के अनुसार इस तरीके की कोई बात नहीं कही गई है, यानी कि आपको मिलाकर ही लाना है, ठीक है? 35% मिलाकर लाना है, ठीक? देखा जाए तो 150 का 35% निकाल लेंगे, जितना आएगा उतना आप कम से कम क्वेश्चन करें ताकि आप इस दौड़ में शामिल रहें। लेकिन वो पर्याप्त नहीं होगा, ठीक है? जब कट ऑफ बनती है 15 गुना में भी आपको आना है प्री एग्जाम में, तो फिर उसके आधार पर, संख्या के आधार पर लिया जाएगा। तब वहां पर 35 और 40% का बहुत रोल नहीं रहेगा। ये बस इतना रोल रहेगा कि आप उस परीक्षा में बने हुए हैं। इसके बाद भी प्रक्रिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये छोटी छोटी बातें थी जिनको कि बताना जरूरी है, ताकि आप जो महीनों से तैयारी कर रहे हैं वो और धार पकड़े, वो और मजबूत हो, ठीक है? तो पेपर आपको मिलेगा सेट वाइज। ओमार शीट को एकदम से बेहतरीन तरीके से रंगना है। बेहतरीन तरीके से रंगना मतलब सावधानी से रंगना है, ठीक है? इसमें गलत आपको नहीं करना है। अगर ये आपका सही हो जाता है तो मानकर चलिए कि आपने मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखना है कि जो पहले प्रश्न आ रहे हैं उनके उत्तर आ रहे हैं, जो आ रहे हैं एकदम कंफर्म, उनको करना है। आगे अभी हम बात करेंगे कितना मिनिमम लाना है। और प्री एग्जाम में आपको फोकस करना है कि हमें 15 गुना में आ जाना है, चाहे आप TGT की परीक्षा दे रहे हो चाहे PGT, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं कि आपको प्रश्न पत्र मिल गया। मैंने अक्सर देखा है कि विद्यार्थी एकदम उतावले रहते हैं कि सर जल्दी से प्रश्न पत्र दीजिए। हालांकि अब वो एग्जाम हॉल जो है वो काफी आपके फ्यूचर को निर्धारित करने वाला हो सकता है ना? आप आगे बैठे हैं कि पीछे बैठे हैं कि बीच में बैठे हैं, आपका वो टेबल कैसा है, सही है कि विकलांग है, क्या है? ये भी चीजें होती हैं। आप अगर अच्छे कॉलेज में आपका सेंटर पड़ जाता है तो वहां भी, क्योंकि एक एक चीज, एक एक जो परिस्थितियां हैं वो आपको प्रभावित करती हैं, ठीक है? तो ये छोटी छोटी बातें इसलिए मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको प्रश्न पत्र मिल जाता है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? जैसे ध्यान क्या देना है कि प्रश्न में नहीं लगा है तो उसको अंडरलाइन कर देना है, असत्य है तो अंडरलाइन कर देना है, असंगत है अंडरलाइन कर देना है, गलत है ना, अंडरलाइन करके फिर प्रश्न को इनके इससे जोड़कर पढ़ना है आपको। तब आप सही उत्तर तक आराम से पहुंच सकते। ये बात उन विद्यार्थियों के लिए मैं कह रहा हूं जो या तो पहली बार एग्जाम में जा रहे हैं या कई बार उन्होंने नहीं, असत्य, असंगत, गलत आदि शब्दों पर ध्यान नहीं दिया और एग्जाम में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर से वो पीछे रह गए। तो कम से कम इस एग्जाम में ये गलती आप नहीं करेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसके मुताबिक उत्तर देंगे। जल्दीबाजी में आप न किसी इन शब्दों को इग्नोर करके
आप गलत उत्तर देकर आए और आपका 1/3 नंबर कट जाए, ये अच्छा नहीं। पेपर के लेवल का अनुमान। प्रिय विद्यार्थियों, आप विज्ञापन के निकलते ही फॉर्म अप्लाई करने के बाद तैयारी में लग गए होंगे। जो चीजें बताई गई थी पीवाईक्यू को लेकर, प्रैक्टिस सेट को लेकर, मूल टेक्स्ट को लेकर, वन लाइनर किताबों को लेकर और जो भी परीक्षा उपयोगी तथ्य थे उनको लेकर चर्चा हमने अपने स्तर पर की थी, तो उसके आधार पर आपने तैयारी कर ली होगी। पीवाईक्यू को देखा होगा तो आप लेवल का अनुमान लगा सकते हैं। ये एक कला है। आप पेपर के लेवल का अनुमान लगा लेंगे और आप खुद से बात करेंगे कि इस बार का पेपर इजी है या फिर मॉडरेट है या फिर हार्ड है, क्या है? आप खुद से बात करेंगे। चूंकि आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, हो सकता है 70-75 लोग बैठे हों, फिर भी आप वहां पर अकेले हैं। ये आपकी रणनीति है। जैसे मैंने कई बार विद्यार्थियों को देखा है आपस में बातचीत करते हुए, आगे पीछे इधर उधर देखते हुए, ठीक है, उसमें आपको टाइम किल नहीं करना है। शुरू में हमने बताया कि समय प्रबंधन का भी ध्यान रखना है। हाँ, थोड़ा मोड़ा कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो हल्का सा आप कर सकते हैं, ये मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन खुद से बात कीजिए। खुद की रणनीति आपको बनाना है। जैसे आप पेपर को देखते ही अनुमान लगा लेंगे कि ये पेपर किस तरह से हल करना है। जैसे इजी क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आपको सेल्फ कंट्रोल करना है कि गलत ना हो रंगने में। इस एग्जाम की खास विशेषता है कि रंगने में कोई गलती ना हो। ठीक है, अगर रंगने में को हल्के में लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो पेपर के लेवल को आप ध्यान रखिए, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट करते हैं। कई बार हम पेपर के लेवल से हार्ड प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो लगता है कि ये तो 9वीं 10वीं का विद्यार्थी भी कर लेगा। जैसे मुझे यूपी हायर एजुकेशन के कई प्रश्न पत्र याद आते हैं कि देखने में लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का ये एग्जाम है, लेकिन पेपर का लेवल बहुत ही इजी हो जाता है और फिर तैयारी करने वाले विद्यार्थी ऐसा लगता है कि ठगे गए। तो आपको कोशिश क्या करना है? आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। हार्ड लेवल आ गया तो भी अपने को कंट्रोल करना है, मीडियम में आ गया तो भी कंट्रोल करना है, अगर इजी आ गया तो भी कंट्रोल करना है। इजी आएगा तो सबके लिए इजी आएगा, आप भी उसमें करेंगे। हाँ, पीछे कहाँ होंगे? जब अति उत्साह में गलती करेंगे तो फिर पीछे होने लगे। तो सबसे इसमें अच्छी बात है कि आप खुद से बात कीजिए। मुझे अभी याद आ रहा है कि पहली बार महिला क्रिकेटरों ने विश्व कप जीता है। उसमें एक खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन पारी खेली हुई थी और जब मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं खुद से बात कर रही थी कि मैं इस चीज को कर सकती हूँ, मैं इस चीज को कर सकती हूँ, और उन्होंने कर दिखाया। प्रिय विद्यार्थियों, आपको लगेगा कि आपके आसपास में बहुत लोग हैं, लेकिन ये भ्रम है, ये असत्य है। आप अकेले हैं। आपके आसपास तब हैं लोग जब आप सफल हो जाएंगे, आप नौकरी पा जाएंगे तो आपकी शादी विवाह करने के लिए लोग दौड़ेंगे, आपसे रिलेशन भी करने के लिए लोग दौड़ेंगे, ठीक है, आपको अपना बताएंगे। लेकिन जब तक आप एग्जाम में हैं, आप अपने से बात कीजिए, ठीक है। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपने अच्छी तैयारी की थी, आप अच्छा करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, तैयारी महीनों की खराब हो गई, ऐसा कुछ नहीं। पेपर हर तरीके का रहेगा, ठीक है। अब मुझे जो अनुमान है कि 60 से 70% क्वेश्चन तो आपके एकदम से पढ़े हुए आएंगे, घबराना बिल्कुल नहीं। तो पेपर के लेवल को आप समझ गए। अब आप पार्ट वाइज जीएस और हिंदी के प्रश्न पत्र को देखेंगे, ठीक। अब जीएस के प्रश्न पत्र को लेकर खासतौर से जो हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं, अब वो थोड़ा सा डरे रहते हैं कि मेरा जीएस तैयार नहीं है, मैं क्या करूं। ये बात हर हिंदी के विद्यार्थी के साथ है, और वो जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं। जैसे हिंदी पढ़ने वाले भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं ना, वो भी तैयारी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो केवल हिंदी ही पढ़ते हैं। तो वही विद्यार्थी इसमें लीड करेंगे जो कभी कभी यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, एआरओ और पहले पहले एग्जाम दे चुके होंगे। तो उनके लिए जीएस का पोर्शन थोड़ा सा इजी हो सकता है, लेकिन आपको कॉमन तरीके से, सामान्य तरीके से एक टारगेट रख के चलना है कि 30 में कम से कम 15 क्वेश्चन हमें सही करने, ठीक है। घबराना नहीं है, क्योंकि आपका कंपटीशन केवल हिंदी के विद्यार्थियों से है। तो हिंदी के मैं कहूँ 90% विद्यार्थी जो है वो जीएस में उतने मजबूत नहीं होते जितने कि सोशल साइंस या फिर तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं। आप भले प्रयागराज या फिर दिल्ली इत्यादि में कहीं भी महीनों से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन सबका लेवल लगभग उसी तरीके का रहता है जीएस को लेकर।
तो आपको इसको लेकर परेशान नहीं होना कि मेरा जीएस कमजोर है, जीएस की वजह से मैं पीछे हो जाऊंगा। आप एक जरूर इतना अध्ययन किए होंगे कि उसमें कम से कम 15 क्वेश्चन सही कर लें। जीएस जब आप देने जाएंगे तो उसमें दो तरीके के क्वेश्चन आप दे सकते हैं। कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ पारंपरिक ढंग के क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि पिछले यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो रिपीट आपको दिखाई देंगे। इसको लेकर आपको जीएस की क्लासेज हमने करवाई हुई हैं। शुरुआत में आप लोगों ने बड़ा उसको ध्यान से देखा, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें स्लो चीजें आई हुई हैं। लेकिन ये मानकर चले कि वहां से ज्यादा से ज्यादा सवाल आने वाले हैं, क्योंकि हमने आपके समय को देखते हुए आपके लिए टू द पॉइंट मटेरियल तैयार किया है। उसको देखिए, वो पूरा यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पर ही आधारित है। ठीक है, तो पारंपरिक क्वेश्चन को देखने के लिए आप यूपीपीएससी पीवाईक्यू को देख लीजिए, या फिर जो आपने पहले की तैयारी की है। मैं बार बार जोर देता हूं कि पहले की तैयारी ही संकट के दौर में काम में आती है, तो उस हिसाब से एकदम से तैयार करना है। करंट अफेयर को आप अभी मई से लेकर अक्टूबर, मई 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 तक का तैयार कर लीजिए। क्योंकि मैं यूपीपीसीएस 2025 के एग्जाम को जो अक्टूबर में हुआ था, उसके पेपर को देख रहा था, तो पिछले 6 महीने के उसमें करंट अफेयर दिए गए। ठीक है, क्योंकि ये विज्ञापन निकलते ही एग्जाम हो रहा है। जैसे कुछ विज्ञापन है जो 2022-25 के 22 के निकले हुए हैं, अभी तक एग्जाम उनका नहीं हुआ, तो उसमें अगर करंट अफेयर रहता है या फिर जीएस रहता है तो पुराना पूछ लिया जाता है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये है कि इस विज्ञापन की जो तिथि निर्धारित की गई कि एग्जाम फला तारीख को होगा, उसी पर हो रहा है। तो इसलिए पिछले 6 महीने के करंट अफेयर को आप एक नजर देख लीजिए। जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, खेल से संबंधित, उनको देख लीजिए आप। ठीक, पारंपरिक को तैयार कर लेंगे। टोटल आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन से अधिक सही कर लें। अब मान लीजिए आप 5 क्वेश्चन सही किए हुए हैं, तो फिर कोई आपको नहीं बचा सकता है, फिर तो पीछे ही हो जाएंगे। अब आप प्रश्न को पढ़ते समय क्या ध्यान देंगे? जैसे आपको जीएस का प्रश्न मिलेगा, जैसे कुछ प्रश्न होंगे सामान्य, सामान्य प्रश्न होंगे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, या फिर जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, इस टाइप के सवाल रहेंगे। तो इनके उत्तर आपको कंफर्म, ठीक है, और इनके आंसर देना है। गोला अच्छा से रंगना है, एकदम गोला बढ़िया से रंगना है। बाल ब्लैक बाल पॉइंट पेंट आपके पास रहेगी, आराम से रंग देना उसको। तो सामान्य प्रश्न आप पहले पढ़ते हुए उनको रंगते जाइए। जिनके उत्तर एकदम कंफर्म है, एकदम कंफर्म है, उनको रंगते जाइए साथ साथ में। ठीक है, फिर दूसरे राउंड में आप देखिए तार्किक प्रश्न। तार्किक प्रश्नों में जैसे कि थोड़ा सा अंदर से सवाल पूछा गया हो, ठीक है, तो अगर वो कंफर्म है तो उनको रंग दीजिए। कठिन प्रश्न, जिस लेवल की मैं बात कर रहा था, इसी से पता चलेगा कि ये कठिन प्रश्न है कि क्या है। ठीक है, कठिन प्रश्न है तो समय लेकर थोड़ा सा उनको पढ़िए, फिर समझिए। हो सकता है कि इनका जुड़ाव कहीं सामान्य और तार्किक प्रश्न से हो। कई बार हमने देखा है कि जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है, बाद में पता चला कि वो किसी सुमेलित वाले में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। इस एग्जाम में एक ही चीज ध्यान रखना कि घबराना नहीं है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं कि घबराना नहीं है, तो घबराहट हो सकता है कि और बढ़ जाए। लेकिन फिर आपको इस बात को ध्यान रखना है कि नहीं, मुझे कूल रहना है, काम रहना है, शांतिपूर्ण माहौल में रहना है। यही मेरे आगे फ्यूचर को निर्धारित करे। आप 3 घंटे में घबरा कर क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने से बात कीजिए, ठीक? तो कठिन प्रश्न को लेकर समय लेकर इसको हल कीजिए। सबसे खतरनाक होता है कन्फ्यूजन, क्योंकि एक बार मन में कन्फ्यूजन हो जाता है तो फिर उसको कितना भी आप करिए, बार-बार आपको 50-50% होता है। तो कई बार आप देखेंगे कि जो प्रसिद्ध चीजें होती हैं, ठीक है? प्रसिद्ध चीजें मतलब फेमस होती हैं, विकल्प में है, तो उन्हीं को रंगे। जैसे मान लीजिए कोई चीज आ गई और आपको लग रहा है कि इसकी चर्चा मैंने काफी सुनी है। जब आपको आ नहीं रहा है, तो एक बार आप तुक्का लगा सकते हैं। कई बार प्रसिद्ध चीजें ही सही हो जाती हैं, ठीक है? कन्फ्यूजन की स्थिति में मैं बता रहा हूँ। कुछ देर के लिए इसको आप छोड़ भी सकते हैं कन्फ्यूजन वाले को, जब आपके पास समय है तब, ठीक है? लेकिन साथ-साथ में आपको रंगते जाना है। चूँकि मैंने एक घटना का ज़िक्र किया था कि आपके पास समय की कमी हो सकती है। आपके हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, जो कि आपने कन्फर्म सही किया हुआ है, लेकिन आप रंग नहीं पाए। वहाँ पर रंगना भी है, क्योंकि अंततः जो ओएमआर है,
वही आपका एक तरीके से प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो जीएस को लेकर बहुत मानसिक तनाव नहीं लेना है। नॉर्मली आपको यही ध्यान में रखना है कि उन हिंदी के विद्यार्थियों से ही आपका मुकाबला है। उसमें 10% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो सिविल सर्विसेज इत्यादि से लगे होंगे, वो उनके अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। अब बाकी को आप उसी भीड़ की तरह ही देखिए, जैसे आप परेशान हो रहे हैं वैसे वो भी परेशान हो रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंदी प्रश्न पत्र को लेकर, क्योंकि आपका हार्डकोर विषय हिंदी है, तो इस इसको लेकर आपके मन में दबाव भी होगा कि इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस करना है, जाहिर सी बात है इसकी इसमें करना है, ठीक है। यही आपको बचा सकता है या फिर आपको सेव कर सकता है। तो हिंदी में लेबल के हिसाब से प्रिय विद्यार्थियों, मैं बार बार आप सभी को लेबल पर जोर दे रहा हूं कि हो सकता है कि एकदम आपको लगे कि फालतू में इतने दिनों से परेशान था, सारी चीजें कर रहा था, ये तो बहुत ही इजी प्रश्न आ गए, या फिर मीडियम में आ गए, या फिर आपके हार्ड आ गए। तो आप लेबल को पहचानें। लेबल आपको प्रश्नों के मेरिट के हिसाब से जवाब देना है और खुद से बात करते हुए कि हाँ, इसको मुझे ऐसे करना है, ठीक है। ये मेरे लिए कठिन नहीं है, सभी के लिए कठिन है। इजी के लिए तो सब लोग कर देंगे, इजी वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, हार्ड वाले को लेकर। और एग्जाम में रिजल्ट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। ये मानकर चलिए कि एक-एक प्रश्न आपको आपके मंजिल तक पहुंचा रहे हैं, जिनका आप सही उत्तर दे रहे हैं। आपका टारगेट है कि अभी ये प्री एग्जाम है, हमें 15 गुना में आना है। तो लेवल को आप देख लीजिए, ठीक है। हाँ, लेवल को आप देखेंगे, फिर उसके हिसाब से आपको सामान्य प्रश्न दिखाई देंगे, ठीक है। हो सकता है कि कुछ विद्यार्थियों के सेट में शुरू में ही 10-15 क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाए, शुरू में ही आपको लगे कि भाई ये क्या हो गया, लगातार मैं देख रहा हूं कि मुझे प्रश्न के उत्तर आ ही नहीं रहे हैं, अब मैं क्या करूं। वहीं पर आपको संयमित होना है। आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है कि मेरे लिए सरल प्रश्न पीछे छोड़ दिए गए हों। आप जैसे जैसे पेज को पलटते जाएंगे, हो सकता है कि फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि शुरुआती प्रश्नों को देखकर आपको घबराना नहीं। फिर आपको मैं एक बार क्रिकेट के मैदान में ले चलना चाहूंगा। राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और तमाम जो टेस्ट खिलाड़ी रहे हैं, वो यूं ही मशहूर नहीं रहे हैं। वो शुरुआती 2-4 ओवर तक उसको पिच को समझते थे, पिच को समझते थे कि भाई इसको कैसे हमें हैंडल करना है। आपने देखा होगा कई बार, अभी हाल फिलहाल में रविंद्र जडेजा ने एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेली हुई थी, इंग्लैंड में कहीं खेली थी। 200-300 बॉल खेला उन्होंने और एक अच्छी पारी खेली थी। तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआती प्रश्नों को देखकर आपको घबराना नहीं कि अब मैं क्या करूं, ठीक है। कई बार विद्यार्थी घबरा के जो सामान्य प्रश्न होते हैं उनके उत्तर गलत दे देते हैं, क्योंकि ये माइंड गेम है। आपको मनोवैज्ञानिक रूप से अपने को कंट्रोल भी करना है। तो सामान्य प्रश्न कंफर्म है, उनके आंसर आ रहे हैं, तुरंत रंग देना है। तार्किक प्रश्न हिंदी में खासतौर से तार्किक उसमें रखा जा सकता है, जैसे कि प्रवृत्ति के आधार पर हो गया, ठीक है। तो उसके लिए आपको अगर कंफर्म उत्तर तो आप रंग दीजिए। कठिन प्रश्नों को लेकर जब हम बात करें तो समय देकर उनको पढ़िए, ठीक है। जैसे किसी का कथन आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कथन दे दिया गया, बोला गया कि किसका है, नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा याद कीजिए, नहीं तो जो फेमस है उनको लगा दीजिए, ठीक है। कंफ्यूजिंग में भी वही काम करना है। तो जो नीचे के दोनों है उनको एक ही पैटर्न पर आपको हल करना है। बाकी सामान्य प्रश्न या फिर रिपीटेड प्रश्न आए हों तो वो आपके बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। अगर वो जल्दीबाजी में गलत हो रहे हैं तो मानकर चलिए का आप इस एग्जाम में पीछे हो रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, कम से कम 5 मिनट पहले आप अपने पूरे प्रश्न पत्र को हल कर चुके होंगे, पूरा रंग भी लिए होंगे, और बाकी समय रहते आप जहां पर आपको लग रहा है कि इसका उत्तर ये होना चाहिए देख सकते हैं। अगर बिल्कुल कंफर्म नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ देना, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि माइनस मार्किंग है और ज्यादा हमें छेड़छाड़ नहीं करना। अब कुछ अपने अनुभवों को हम बताएं तो यूपी से संबंधित ही परीक्षाओं को हमने लिया है। जैसे जब हम परीक्षार्थी हुआ करते थे तो यूपी जीआईसी, आश्रम पद्धति, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, इन सब के फॉर्म 2015-2017 के बीच में खूब निकले थे। अब शायद इन सभी को मिला दिया गया है, सब में एक में मिला दिया गया, ठीक है। तो हमने इन सभी परीक्षाओं को दिया और मुझे याद है कि 150 में, कभी 132,
कभी 135 इस तरीके के प्रश्नों को हम सही करते थे। कुछ में इंटरव्यू के लिए कॉल भी किया गया, कुछ में चूँकि ये स्क्रीनिंग एग्ज़ाम था, बस आपको अ, इसमें बस क्वालीफाई करना टाइप का था। लेकिन ये पता नहीं चलता था कि किस तरीके से सिलेक्शन हो रहा है, मतलब इंटरव्यू बेस पे था पूरा सिलेक्शन, ठीक है? तो ये सब हमने एग्ज़ाम दिए, इंटरव्यू तक भी गए लेकिन चयन नहीं हो पाया। कारण ये भी था कि 1-2 इंटरव्यू के बाद ही हम असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में चले गए, तो फिर इन परीक्षाओं पर ज़्यादा हमने फ़ोकस नहीं किया, लेकिन अनुभव है। मुझे वो प्रयागराज के सभी सेंटर याद हैं कि किधर-किधर सेंटर हुआ करते थे और क्या-क्या वहाँ का वातावरण होता था। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? चूँकि पहले अलग-अलग विभागों से फॉर्म निकलते थे, तो मौके ज़्यादा होते थे। अब एक ही जगह से जैसे कई बार ना कंट्रोल एक जगह से हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो वही चीज़ है। फिर यूपी जीडीसी के कम से कम 3 बार हमें एग्ज़ाम देने का मौका मिला। फाइनली इसमें भी चयन नहीं हुआ। यूपी एचईएससी का हमने 2 बार एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू तक गए, चयन नहीं हो पाया। यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम दिए और चयनित होने के बाद भी फिर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में हम चले गए। तो ये इन सारी चीज़ों को हमने उतना ध्यान नहीं दिया। ठीक है? तो जैसे आप देखेंगे कि कई बार आप ट्राई करते हैं, लेकिन उसमें आप सफल नहीं होते हैं। लेकिन कुछ अनुभव ऐसे रहते हैं उन अनुभवों से जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो सफलता हासिल कर सकते हैं। ठीक है? तो जो चीज़ें हैं अपनी फैमिली मानते हुए हम एकदम से सही-सही आपको बताते हैं। हम इसलिए भी बताते हैं कि आपको लगे कि ये मतलब फर्जी टाइप का व्यक्ति नहीं है बल्कि जो चीज़ें हैं इनके पास उसी चीज़ को बता रहे हैं। ठीक है? तमाम लोग आपको सिलेक्टेड भी इसमें हो सकते हैं। चूँकि ये जीवन है और जीवन में आपको स्थिर भी होना है। आप दर-दर भटकेंगे तो भी सही नहीं है। आगे के लिए आपको एक्सपीरियंस इत्यादि की भी ज़रूरत पड़ती है, तो फिर व्यक्ति एक जगह रहने की कोशिश करता है और फिर अन्यों के लिए वो मार्गदर्शन का काम करने लगता है, गाइडेंस का। जब हम एग्ज़ाम देकर आया करते थे, तो हमारे पास 2 तरीके के फ़ोन आते थे, ठीक है? और एक तो घबराने वालों का फ़ोन आता था कि यार मैं क्वेश्चन पेपर देखते ही शुरू में देखा कि कुछ कठिन प्रश्न आ गए थे, मैं घबरा गया। मेरे जो सही उत्तर थे वो भी प्रभावित हो गए। इस तरीके के आते थे। कुछ का आता था अति आत्मविश्वास में कि हमने गलती कर दी, ठीक है? लोग पूछा करते थे कि रजनीश भाई ये बताइए कि पेपर का लेवल कैसा था? मुझे याद है कि उस ज़माने में एज़ एक्सपर्ट परीक्षार्थी होते ही आप लोगों के बीच में भी इस तरीके के लोग होंगे। मुझे याद है कि एक बार मैं एग्ज़ाम देकर आ रहा था, तो हमारे एक सीनियर थे, ज़्यादा सीनियर थे, 4-5 साल सीनियर थे। उनको अ, सभी लोगों ने घेर लिया था कि भैया इसका आंसर क्या होगा? भैया इसका आंसर क्या होगा? ठीक है? और वो जो बोल देते थे इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर बी। तो उसमें कुछ लोग जिनका सही रहता था वो सही मान लेते थे, जिनका गलत हो जाता गलत। उन्हीं को आंसर की बना लिए थे। बाद में पता चला घर पे जाते-जाते कि भैया ने भी काफ़ी गलती की हुई है। तो आप लोगों के बीच में भी बहुत सारे लोग एक्सपर्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि जो सफल हो गए हैं वही बड़े एक्सपर्ट हैं। आप लोगों के बीच में आप लोगों के मनोबल को बढ़ाने वाले आपके साथी ही हो सकते हैं। ठीक है? तो हमसे भी उस समय लेवल लोग पूछते थे। तो मैं यही बोलता था कि लेवल उतना आसान नहीं था, मीडियम में था। क्योंकि कई बार जल्दीबाजी में जो सामान्य प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर को भी हम गलत दे देते हैं। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक कौन है और फिर अनुदित नाटक कौन है? ध्यान नहीं देंगे तो आप गलत उत्तर देकर आ सकते हैं। ठीक है? तो ये तो मैंने उदाहरण दिया। अब बाद में तमाम उम, गलतियों का एहसास होता है कि हम ये किए होते तो ऐसे होता, वो किए होते तो वैसे होता। तो प्रिय विद्यार्थियों उन्हीं अनुभवों के आधार पर हमने सोचा कि अंतिम समय में अपने विद्यार्थियों को ज़रूर बताना चाहिए कि तैयारी होने के बावजूद भी अगर हम छोटी-छोटी गलती करते हैं, तो परीक्षा में हम सफलता से दूर होते जाते हैं, असफलता की श्रेणी में जाते हैं। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई के साथ-साथ जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में जाएँगे, जिन-जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की है, उसका एकदम से ख़्याल रखेंगे और बेस्ट परफ़ॉर्मेंस करके आएँगे। और जैसे एग्ज़ाम हॉल में से आप उठेंगे, आपके अंदर की आवाज़ एक हम लोगों के अंदर की आवाज़ होती है जो उसी समय बता देती है कि हमारा पेपर कैसा गया। कई बार तो हम अपने दिल पर पत्थर रख कर बोलते हैं कि पेपर ठीक गया है। लेकिन बार-बार यहाँ से एक आवाज़ आती है, कि नहीं बेटा पेपर तो तुम्हारा उतना अच्छा नहीं गया जितना जाना चाहिए। फिर भी हम लोग अपने को इधर-उधर ख़्यालों में फिर आगे की तैयारी में लग जाते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे
एक-एक विद्यार्थी जब परीक्षा हॉल से निकले, तो उनके अंदर से ही आवाज़ आए कि हमारा पेपर अच्छा गया है, हम 15 गुना में आएँगे, अब हम मेंस की तैयारी में लग जाएँ। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो लेक्चर के बारे में आप सभी के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, और कोई बात हो, चूँकि आप पूरी वीडियो देखे होंगे, तो एक-एक चीज़ को हमने समझाने का प्रयास किया। जैसे हो सकता है कुछ विद्यार्थी पूछें कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे हैंडल करें? तो नेगेटिव मार्किंग को हैंडल इस तरीके से करना है कि जो आपको प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं, उनको आराम से कर लेना है, और फिर अ, जिनके एकदम से नहीं आ रहे हैं, उनको बिल्कुल टच नहीं करना। हाँ, तुक्का इत्यादि थोड़ा बहुत प्रयोग करना है। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे कुछ विकल्पों में कुछ फेमस चीज़ें, ठीक है? जैसे रामचंद्र शुक्ल विकल्प में है, आपको नहीं आ रहा है तो एक बार ट्राई कर सकते हैं रामचंद्र शुक्ल का, हो सकता है कि कहीं उन्हीं का हो। इस टाइप से मतलब आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ये नहीं कि इस सूत्र को हर जगह लगा दें, ऐसा नहीं। ठीक है? तो कोशिश ये कीजिए कि आपने जो भी तैयारी की है, उसमें सावधानी रखते हुए और अच्छे से आप करेंगे तो निश्चित तौर पर हो जाएगा, और बहुत लोड नहीं लेना। परिणाम को तो बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि परिणाम आपके हाथ में, मैं क्या कहूँ, नहीं है कि है। आप जब अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो परिणाम आपके पक्ष में आएगा, और आप जब छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखें, मान लीजिए आपने ओमार-शीथी गलत भर दिया तो फिर क्या होगा? ठीक है? या फिर आपने जल्दबाज़ी में आंसर लिखते समय भी 2 गोला रंग दिया है, तो फिर उसमें कोई क्या कर सकता है? ठीक है? तो ये सारी चीज़ें नहीं। बाकी आप पूरा 3 घंटे कंसंट्रेट रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम हॉल में तमाम ऐसे विद्यार्थी आपको दिखाई देंगे, लगेगा कि उस एग्ज़ाम हॉल का वही उनका दिन है। कुछ विद्यार्थी मैंने देखा है कि उसी दिन मतलब अपने को प्रदर्शित करते हैं, आपको नहीं करना। आपको एक सामान्य विद्यार्थी के रूप में, और अनावश्यक बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि कौन हँस रहा है, कौन गा रहा है, कौन क्या कर रहा है। तमाम कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी होते हैं, जो कि आपको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। ठीक है? अलग-अलग रणनीति है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैं उम्मीद करूँगा कि एग्ज़ाम हॉल तक आप लोग समय से पहले पहुँच जाएँगे और आराम से अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए करेंगे। मेरे मन में बातें बहुत सारी हैं, लेकिन जितना हमने बताया है उनको ज़रूर आप ध्यान में रखिए और कमेंट ज़रूर करिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।